क्या कीजे रास रहना दूर, क्या कीजे दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। कैसी तेरी खुद वर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद वर्जी, किसी ठौर टिके ना पाओ, बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा। सिटी 91.1 FM पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। कहते हैं कि कुछ आवाज जो होती है ना, वो रूहदारी आवाज होती है, वो रूह की आवाज होती है। जब आप उसे सुनते हैं एक अलग से दुनिया में चले जाते हैं। वो कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, बॉलीवुड, ठुमरी, संगीत, इन सब से परी होती है। वो आध्यात्म की आवाज होती है, वो डिवोशन की आवाज होती है। और ऐसी ही आवाज के साथ मैं बैठा हुआ हूं। मेरी फेवरेट है रेखा भारद्वाज मैम, और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं इनसे बात करते हुए। लोग बोलते हैं कि तुम बात जब करते हो तो बताते हो उनकी खूबियों के बारे में, तो भाई इनको सुन के हम बड़े हुए हैं और इनकी आवाज हमें सुकून देती है, शांति देती है। मुझे पता नहीं है कि ये बॉलीवुड का गाना होता है या कहाँ गाना होता है, लेकिन जैसे ही आवाज चलती है हम सुकून में चले जाते हैं, हम शांति में चले जाते हैं। तो मैम, रेडियो सिटी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल यही है कि मैम, इतनी मतलब कहते हैं ना डिवोशन, तासीर जो होती है, ये कहां से आई? ईश्वरीय है ये? क्योंकि आपकी आवाज, मुझे नहीं पता कौन सा पिच, कुछ भी नहीं मुझे आता है, मुझे संगीत का नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं सुनता हूं तो खो जाता हूं। लगता है कि 2-4 बार और सुन लेते हैं, 6 बार और, 7 बार और, ऐसा क्यों? तो जवाब तुमने दे दिया ना, ईश्वरीय है ना। नहीं, वो आपसे मैंने तो रियाज किया है, संगीत सीखा है, मुझे बचपन से मिल गया घर में मौका। मेरे मम्मी पापा बहुत शौकीन थे, तो शुरू से सिखाया, बड़ी बहन से सीखा, फिर गंधर्व महाविद्यालय ज्वाइन किया, फिर पंडित अमरनाथ जी से इंदौर घराने की विधिवत जी सीखना शुरू किया। और अभी भी मैं उनकी जो सीनियर और डिसाइपल अमरजीत कौर मेरी गुरु बहन है, उनसे अभी भी सीखती हूँ। तो जो रूहदारी की बात है या आवाज़ है, मुख्तलिफ आवाज़ है और ठहराव है, वो सब मैं कहूँगी कि वो मुझे बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, मुझे ये सब गिफ्ट देकर भेजा। और उसके साथ अलग लेवल की एक रगड़ाई भी है कि मेरा काम ये है कि मुझे मांझना है उसे, या मुझे रियाज करना है। मेरी जितनी उसके साथ सिंसेरिटी है, वफादारी है जी, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं रियाज नहीं करती तो मुझे लगता है मुझे गाना नहीं चाहिए। मैम, मैं पढ़ रहा था, आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो आप बताया कि आपने वो उसमें लिखा है कि मेरी आवाज लता दी या वैसे सिंगर्स की तरह हाई रेंज वाली नहीं है, हाँ। लो रेंज वाली है। मुझे बहुत तो ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने वो सारी चीजें की और इतने सुकून के गाने जैसे फिर ले आया दिन, जब हम सुनते हैं तो लगता है कि भाई दुनिया क्या है, इसी को सुनते रहे। उसमें देखिए कंपोजर का कितना बड़ा हाथ है, लिरिक्स का है। अगर प्रीतम वैसा गाना ना कंपोज करते, वो मुझे ना देते, तो मतलब मुझे, मैं कहाँ से क्या कर लेती। मतलब मैं गाती तब भी, लेकिन इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जो प्रीतम ने किया, प्रीतम को लगा कि मैं निभाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत प्यार से मतलब डब करने दिया। तो वो जब आपको कंपोजर से वो एक वो मिलता है ना, एक्नॉलेजमेंट, और कंपोजर को पता है कि आपको क्या गाना है, आपके लायक क्या गाना होना चाहिए। टेलर मेड जो कॉम्पोजिशन होती है, जैसे विशाल मेरे लिए वैसे ही करते रहे हैं। नमक इश्क आया तो वो विशाल की वजह से मैंने वो एक्सप्लोर कर पाई कि वो पुश करते रहता है मुझे कुछ भी नया ट्राई करने के लिए। या डार्लिंग आया, साथ हुन माफ में
जी। या तो हर बार वो पुश करते हैं, तो वहां से मैं आगे अपने को जान पाती हूँ कि अच्छा ये भी मैं कर सकती हूँ। अरे वाह, तो उस टाइम तो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, बड़ा रोना वोना आता है कि अरे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन आगे का रास्ता बन जाता है। तो उस तरह से थ्रिल आया भी। प्रीतम ने इतना अच्छा कॉम्पोजिशन वो दिया, या इश्किया में बड़ी धीरे जली रहना, तो जो वो गिफ्ट जब हमें मिलती है उसके साथ आपको ज्यादा जस्टिस करना पड़ता है, जी। मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है। शॉर्टकट में नहीं कुछ मिलता, तो मैं- जनरली भी नहीं मिलता। तो जी। मुझे लगता है जब आप गुलजार साहब और विशाल दो बड़े बार बार दिग्गज। उनके जैसे शख्सियत के साथ जुड़े होते हो, तो गुंजाइश ही नहीं कि आप चोरी कर जाओ, जी, ना सुर की ना सिंसेरिटी में। तो और मेरे लिए संगीत जो है वो इबादत है, मेरे लिए प्रार्थना, प्रेयर जैसा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं उसमें कुछ चोरी वोरी कर जाऊंगी तो मतलब सुर से क्या चोरी करनी है सही ना। बात। मैम मैं आगे बढ़ूं, वो ये लाइन, दो लाइन मेरे बहुत फेवरेट है ये, फिर ले आया दिल। अच्छा जी। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं नहीं, हाँ प्लीज मेरे लिए। नजर कर दे। मुझे लगा आप मुझे गा रहे हो, बार मुझे गाने को लाइन बोले तो बाप रे बाप पाप हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा तुम्हें नजर कर देती हूँ फिर। थैंक यू मैम। फिर आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। मैम बॉलीवुड चमक दमक का एक क्षेत्र है, ग्लैमर है। आप अपने आप को, जब आप डिवोशन की बात करते हैं तो डिवोशन बहुत सारी चीजों को डिमांड भी करता है, बहुत सादगी की डिमांड करता है, बहुत तपस्विनी का डिमांड करता है, बहुत आप सबके बीच रह के भी अपने आप को बांध के रखें, ये डिमांड करता है। तो ये कैसे मेंटेन करती पर है? आपको ऐसे क्यों लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ चकाचौंध है? तो चकाचौंध बाहर दिखती है, अंदर तो सब बहुत जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और नहीं, ग्लैमर इंडस्ट्री तो होती है ग्लैमर ना, तो होता है पार्टीज सब कुछ होता रहता सब है। होगा, लेकिन सब पार्टियों में सब बट आप नहीं जैसे होता। योगिनी भी है वहां पे। नहीं, कोई योगिनी नहीं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये तो एक जर्नी है ना, और उसमें तो इट्स लाइक अ बिग जॉइंट फैमिली बॉलीवुड जो है। और उसी बॉलीवुड में वहीदा रहमान भी है, राज बिल्कुल। कपूर भी है, गुलजार साहब भी है, जावेद अख्तर साहब भी विशाल है, भारद्वाज भी। विशाल भारद्वाज है, ए.आर. रहमान है, मतलब सब है ना। तो सब है। सबकी अपनी अपनी शख्सियत और सबकी अपनी जर्नी है, सब तो एक से नहीं हो सकता। और उसी में आपको अपनी प्रेरणाएं मिलती हैं, आपको संभालने वाले भी मिलते हैं, आपको बहुत पैम्पर करने वाले भी मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं जो आपको एडमायर करते हैं, पर हम सबको तो जाके कह भी नहीं पाते हैं। तो ये बड़ा ही गुलदस्ता है ना, सारे फूल हैं उसमें सब तरह के, बड़ा सा बागीचा है जी। जैसे मुगल गार्डन या इस तरह के बागीचे होते हैं जहाँ पे सब तरह के फूल लगते हैं। और बस हमारा बॉलीवुड वही है। तो मुझे इसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे जो मतलब गुलजार साहब विशाल के मेंटोर रहे हैं, गुरु हैं, और विशाल की वजह से मेरी भी उनके साथ जो एक अपना रिश्ता भी बना, और उनके साथ उनके गाने मैंने सबसे ज्यादा गाए हैं। तो उनके गाने गाना जैसा नहीं है। जब आप एक गीत गाते हैं तो वो जो पोएट्री है, उनकी पोएट्री एक फिलॉसफी है। जब गाएंगे एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, रात ये भी गुजर जाएगी, एक वो रात गुलजार साहब को तो वो एक फिलॉसफी है। आज सब कोट करते हैं, दिस टू शैल पास। गुलजार साहब रोड दिस इन 98 है ना। हम जो पैरेबल में वो कहानी है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा वक्त, तो उन्होंने तब कहा है। तो उनकी जो पोएट्री आती है वो जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो उसमें हमारे लिए वो बड़ा बहुत वक्त तक अनफोल्ड होते रहते हैं गाने। और ऐसे ही मतलब सारे गाने, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जो लिरिक्स मिले बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स मिले हैं। और मैं ये भी एम्फेसिस देना चाहूंगी इस बात पे कि जो आपका तलफ्फुज है, जो हम उसका उच्चारण है, चाहे वो हिंदी उर्दू लफ्ज है, हिंदी लफ्ज भी उतने ही मायने रखते हैं जब आप
अगर मैं बाकी बोलूंगी वही मेरा तो हल्का हो जाएगा। जब मैं बाकी बोलूंगी तो ऑब्वियसली उसमें वजन आएगा। जब मैं खुदा बोलूंगी उसमें वजन आएगा। खुदा बोलूंगी तो खुदाई हो जाएगी वो। तो एक तरफ आप खुदा बोलेंगे तो खोदना हो जाएगा, डिगिंग। एंड जब मैं खुदा बोलूंगी तो मैं ऑब्वियसली मतलब कनेक्शन ही अलग होगा। तो ये जो जब लफ्ज हमारे अच्छे हम बोलते हैं, दिल्ली में पले बढ़े तो अच्छा ही है। मेरे पापा ने उर्दू मीडियम पढ़ाई की, मेरी मम्मी ने हिंदी मीडियम पढ़ाई तो की। दोनों तो हमने कभी फल फूल नहीं बोला है। बचपन में कभी गलती से फल या फूल बोल दिया, 25 बार रिपीट करना पड़ता था। तो हमको फल फूल ही निकलता है, हमारे फिर ही निकलता है, हम फिर नहीं बोलते। कभी स्लैंग में मैं कई बार बोलती हूँ फिर तो ये होगा, लेकिन वो मेरा स्लैंग है। पर आप प्रोफेशनली मैं फिर ही गाऊंगी। क्या बात है। फिर ले आया दिल नहीं गाऊंगी, है ना। तो वो सब मैटर करता है गाने में। आप सुर जो आपने सीखा है, आप उसको कितना जज्ब करते हैं, गाने को कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना वो आपका जब हिस्सा बन जाता है तो सांस आ जा रही है वैसे ही गाना भी आएगा। विशाल सर के डायरेक्शन पे आपका प्रभाव है या आपकी गायकी पे विशाल सर का प्रभाव? देखिए, मेरे पूरी जिंदगी पे, मेरी पूरी शख्सियत पे विशाल का प्रभाव है। मैं जो आपसे बात भी कर पा रही हूँ, ये भी विशाल का प्रभाव है। मुझे ना बातचीत करनी आती थी, मैंने रिश्ते संभालना, जिंदगी, विशाल ने बहुत स्ट्रगल किया। विशाल जिंदगी जिस तरह से उन्होंने जीते, उनके उसूल रहे, तो मैंने सब कुछ विशाल से सीखा। मैं विशाल की और गुलदार साहब की शागिर्द हूँ। आप बिहार में हो मैम, बिहार शब्द आते ही सबसे पहला क्या आता है मन मस्तिष्क में? मेरे मन मस्तिष्क में आज तो सबसे पहले विजेता ही आया। देखिए, बिहार के साथ ना वो हम बोलकर हम बोल रहे हैं, अच्छे से बोलते हैं ना, गा कर बोलते हैं। और यहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग है, और हमारे यहाँ चाणक्य हैं, बुद्धा है, आपके यहाँ महावीर है, और आपके यहाँ गौतम, CR राव तिवारी हूँ। आपके यहाँ से शास्त्रीय संगीत में मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी विजेता है। सभी है यहाँ से। देखिए, और अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब है जी, और मतलब कौन नहीं है यहाँ से, इवन सिंगिंग में। और अभी तो रेखा मैम भी है बिहार में। मैं बिहार में हूँ, बिल्कुल पटना में हूँ। और मुझे एक याद है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में वो जो एक छोटे से गार्डन टाइप मतलब जगह में स्टेज था, और शाम को अंधेरे में वहां जितना ये अमलतास के फूल लटके हुए थे, उन पीले फूलों के गुच्छों का जो वो झूमर बन के पूरा रोशनी थी, वो बिहार है मेरे लिए। बहुत खूबसूरत। आप तो बातों में भी गायकी कर रही हैं। तो मतलब वो मेरी कुछ यादें हैं, मीठी खट्टी। वो प्रोग्राम में मुझे काफी परेशान किया गया था, लेकिन वो फूलों ने मुझे एकदम हील कर दिया था। और मतलब उस वजह से मुझे गाने में आनंद आया बहुत। और मतलब जमीन से जुड़ी हुई बात है ना यहाँ की। तो साहित्य भी है जी, और देखिए कल्चरली भी है और पॉलिटिकली भी। एक थक गई हमारी कैमरामैन जो है, बस अब लास्ट ही करता हूँ। एक कबीरा गाना मैम मेरा बहुत फेवरेट है, सबका फेवरेट है। ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट हैं, बहुत सारे सुन सकते हैं, लेकिन जो गाने जो सबको पसंद है, हाँ, वही गाने डिमांड कर रहे मैं कबीरा के बारे में एक कहानी जरूर बताना Please. चाहूंगी कि कबीरा कैसे रिकॉर्ड हुआ। तो प्रीतम भूल जाते हैं मतलब ज्यादातर। तो क्या? प्रीतम मतलब भुलक्कड़ है। अच्छा। प्रीतम बहुत क्यूट भुलक्कड़ है। हैं। तो प्रीतम के साथ वो हिस्ट्री है मेरी। तो फिर प्यारे दिल के वक्त भी हुआ था कि वो स्टूडियो मिलते हैं हम 2:30 बजे, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि हमारे स्टूडियो में या उनके स्टूडियो में। और फिर 7:30 बजे शाम को आएगी, दीदी आप आए नहीं। मैंने कहा आना कहाँ था, अरे हमारे स्टूडियो आना था। तो फिर खैर उनके स्टूडियो गए। तो ऐसे ही हमने घाघरा पहले गाना किया। और फिर प्रीतम ने पूछा दीदी आप अभी आपका क्या प्लान है? तो मैंने कहा मैं इस तारीख को कश्मीर जा रही हूँ विशाल के साथ 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर। अच्छा ठीक है, तो उससे पहले कर लेंगे। और उससे पहले फिर वो कुछ फोन वगैरह नहीं आया ऑब्वियसली। बहुत उस टाइम उनके गाने चल रहे थे इसी फिल्म के, जवानियां दीवानी। और फिर मैं कश्मीर में जैसे ही लैंड की तो प्रीतम कहा दीदी आप कहाँ हो, आज मिल सकते हैं? तो मैंने कहा मैं तो आ गई कश्मीर। और फिर वो अयान का आया कि ये गाना करना है। हाँ, अयान मुखर्जी जो डायरेक्टर इसके, उनका भी आया कि ये तो मैम गाना करना है।
मैंने कहा अब तो मैं यहाँ आ गई, मैं कैसे करूँगी, गाना भेजा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और क्योंकि डिलीवरी थी तो तभी करना था, गाने की डिलीवरी थी। तो मैंने कहा मैं तो कर नहीं पाऊंगी, मैं तो आज यहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ। तो रोज सुबह प्रीतम का फोन आता था, आप उठ गई दीदी, फिर अयान मुखर्जी का फोन आता था, आज कर लीजिए दीदी। तो मैं कहा कैसे होगा। फाइनली हम गए थे अनंतनाग, और वहाँ से ऐश मकाम एक दरगाह है, मुझे बहुत मन था जाने का, वहाँ तक गए थे और पहुँचे थे वहाँ, और फोन आ गया कि ऐसे ऐसे श्रीनगर में स्टूडियो बुक कर दिया 10 बजे के बाद, तो आप वापस आएंगी तो स्टूडियो को ही लेके जाएगा, आप प्लीज़ रिकॉर्ड कर दीजिए। मुझे लगा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अभी विशाल ने कहा कि नहीं हम अभी वापस जाते हैं, यहाँ ऊपर दरगाह में नहीं जाएंगे। तो मैंने बस पहला स्टेप छू के और सलाम कह दिया और हम आ गए। और रात को फिर 10 बजे लेने आ गए मुझे, मैं कुछ 10 बजे पहुंची, होटल लेने आ गए, वहाँ से पहुंचे 11:15 जाके, डबिंग वगैरह की कुछ 1-1:15 बज गया। फिर घाघरा में भी कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, वो भी कर दी उसी वक्त, और स्काइप के थ्रू ये रिकॉर्डिंग हो गई। वहाँ पे वो मॉनिटर करते रहे उनके असिस्टेंट और प्रीतम। और उसके बाद सोचा तो नहीं था कि वो गाना इतना बड़ा होगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर किसी का एक फ़ोन आया एक दिन, एक दोस्त हैं, कि मैं बहुत स्ट्रेंज बात हुई, मैं जा रहा था, अब मैं ऐश मकाम पे जैसे ही मेरी गाड़ी पार्क हुई, और मेरी प्लेलिस्ट में कुछ 600 गाने हैं, और वो मेरी प्लेलिस्ट जंप करके और कबीरा गाना बजने लगा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज। तो मैंने कहा आप ऐश मकाम पे हो? तो कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि मैंने जिस दिन ये गाना डब किया था तो मैं वहाँ सलाम कह के आई थी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनली ये बड़ी खूबसूरत, मतलब मैं कहूँगी कि मेरा ये अपना एक तजुर्बा रहा जी। कि डिवाइन जब आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे नवाजता ये गाना आपको, ये गाना आपने कैसे उनको ही नवाजता डेडिकेट है, किया, तो वो उन्होंने ही बस- बनवाया। हाँ, तो ये गाना हो गया, और प्रीतम और अयान के साथ इतना खूबसूरत ये एसोसिएशन रहा। तो मैम आप भूले नहीं, इससे पहले हम बोल देते हैं कि उस गाने की 2 लाइन्स गुनगुना देंगे। कैसे तेरी खुद वर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद वर्जी, किसी ठौर टिके ना पाओ, बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा। कम टू थिंक ऑफ इट, कितने स्पिरिचुअल वर्ड्स है ना, मतलब कितने ये खास लफ्ज है। बन गया अपना पैगंबर, मतलब तुम खुद ही अपने आप को सब कुछ कर रहे हो। हाँ। लेकिन पैगंबर तो दुनिया के लिए होता है ना, दुनिया जब मानेंगे तभी तो आप पैगंबर कहलाएंगे। और कर लिए 7 समंदर भी तुम, लेकिन क्या पाया? तो ये गाना तो मतलब लिखा बहुत। वेल थैंक यू सो मच मैम, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके इतनी अच्छी एनर्जी मेरे अंदर आई है, इतनी अच्छी एनर्जी आई है जिसका मैं मतलब अपने शब्दों में तो नहीं बता सकता इसको। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से गाते रहें, और मतलब बिहारी भाषा में कहें तो गर्दा उड़ाते रहें, एकदम ताबड़तोड़ रहेंगे बस। तो घाघरा टाइप का। ताबड़तोड़ आज गर्दा उड़ा देना। आप दुआओं में रखिए मुझे, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और मैम हम लोग बिहार के लिए, आपने बोला ना बिहार में बहुत सारी चीजें, तो मैं एक बिहार के लिए शेर बोलता हूँ कि कौन कहता है कि बिहारी लैंग्वेज में, कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी तुरते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी तुरते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। कौन कहता है कि बाढ़ आएगी तो हम डूब जाएंगे, हाँ। हम बिहारी हैं, बिहारी सुनते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ओके।